कौन यहाँ रहने आया है, बारी बारी सबको जाना है। सुना करते थे मौत का कोई न कोई बहाना है। क्या युवाओं ने नियति को बदलने का ठाना है? नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इस बीच 24 घंटे से आपको एक घटना ने पूरी तरह से हिला करके रख दिया होगा। एक युवा जिसने खुद को प्रमाणित किया। बिहार के इस युवा ने अपने आप को सिनेमा के पहले पर्दे पर ऐसा स्थापित किया कि हर कोई उसे प्यार करने लगा। पर अचानक से उसने ऐसा फैसला लिया जिसने अचानक सभी के लिए एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या यही नियति का चक्र है? क्या किसी भी बात समस्या का समाधान और निदान आत्महत्या है? सुशांत सिंह राजपूत यह नाम अचानक से सभी के दिलो दिमाग पे छाया हुआ था। उसने अपने अभिनय से सबको चौंकाया था, सभी को प्यार करने के लिए मजबूर किया था, सभी को उसके इस नए अवतार को देखने के लिए बाध्य किया था। पर अचानक जिस तरह से उसने अलविदा किया वो सवालों के घेरे में है। क्या इतने कमज़ोर हैं बिहारी? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिसे कहा, सुना, समझाया और उस पर फैसले ऐसे लिए जाते हैं? सुशांत सिंह राजपूत ने निश्चित रूप से युवाओं को और हमारी वर्तमान पीढ़ी को सोचने के लिए मजबूर जरूर किया है। हम कहाँ जा रहे हैं? आइए इन सब बातों से आगे निकलते हैं और बिहार के संदर्भ में हम कुछ बातें करते हैं। क्या बिहार को बदलने के लिए नीतीश और तेजस्वी के बीच छिड़ी जंग, जिसने सारी मर्यादाओं को ध्वस्त कर दिया है, ये बदलेंगे बिहार को? ऐसे बदलेगा बिहार? आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनाव आने से पहले बिहार में दोनों आपस में भिड़ गए, सारी मर्यादाएं ध्वस्त होती जा रही हैं। हालांकि इस बार पहल आरजेडी से ज़्यादा जदयू की तरफ से हुआ है। जदयू की तरफ से जिस तरह से मोर्चाबंदी शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा है, उसने ये तो ज़रूर साबित कर दिया है कि इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण होते चुनाव में जो बातें सामने आई और जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो आपको भी गौर से देखना चाहिए। सबसे पहले तो चर्चा इस बात की करते हैं कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, लालू प्रसाद ने भी जमकर नीतीश कुमार के क्रियाकलापों पर हमला किया। और यह हमला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि वो उनके पिता के पैरों पर गिर करके समर्थन मांगने आए थे। बात यहाँ से बढ़नी शुरू हो गई। उससे पहले लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों ने और पूरी आरजेडी ने एक बात कही थी कि नीतीश कुमार 84-85 दिनों से घरों में कैद हैं। उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है, न उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब है। इस बात का जवाब नीतीश कुमार ने दिया। पहले तो आपको हम एक क्लिप सुनाते हैं कि जिसमें नीतीश कुमार ने क्या कहा और किस तरह से तेजस्वी यादव को हड़काया। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि वो जो बातें होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, न वो समीक्षा कर रहे हैं और बिहार के लोगों तक गलत संदेश भेज रहे हैं। आप पहले सुन लीजिए कि क्या कहा नीतीश कुमार ने। चर्चा करिएगा, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बात करते रहता है, कुछ से कुछ बयान देता रहता है। रोज लोगों की आदत है बयानबाजी करने की। हम लोग बयान देते हैं, हमको कहता है कि बाहर नहीं निकले। अरे क्या है, लॉकडाउन लागू है और जब पूरे देश में कहा जा रहा है नहीं निकलना है, तो काम ना हम लोग कर रहे थे। प्रतिदिन एक एक चीज की समीक्षा, पूरे बिहार के लोगों से संपर्क और सारा काम कर रहे। खुद कहां रहता है भाग करके, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पार्टी के लोगों को भी पता नहीं है, हम ही लोगों पर बोलता है। क्या क्या बोलता रहता है अखबार में बयान देके, भला बताइए। जब एक बार लागू कर दिया गया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन लागू किया गया, सबको कहा जा रहा है घर से मत निकलो बिना मतलब के, तो घर से बाहर निकलेंगे।
लोग कैसा उल्टा पुल्टा काम करने की कोशिश किया, लेकिन जरा दौड़ पूरे तौर पर देख लीजिएगा। हम लोगों को भी पूरी जानकारी है, लोग जितने लोग बाहर से आए हैं पीड़ित हैं, चंद लोगों को छोड़ करके। कुछ लोगों का दिमाग तो होता है ऐसा, जितने प्रकार का विवाद करने की कोशिश जगह जगह पर हुआ है, एक एक के बारे में रिपोर्ट हमने ली है। जैसा कि आपने सुना कि नीतीश कुमार ने बहुत ही स्पष्ट ढंग से सारी बातों को और अपने लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों को बताया। इसके बाद अब नई अध्याय शुरू हो गई और इस अध्याय में तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि वो 2015 में उनके पिता के पास आए थे। अब ये समय तो उन्होंने नहीं बताया कि 2013 में आए थे कि 2015 में आए थे, पर उन्होंने सीधे तौर पे कहा और इस वाकयात ने पूरे बिहार की राजनीति को गर्मा करके रख दिया। जैसे ही ये बात सामने आई, उसके बाद से अलग अलग मीडिया चैनल से लेकर के प्रवक्ता तक सभी सामने आने लगे। सबसे पहले नीतीश कुमार के बयान के बाद सीधे तौर पे अजय आलोक आए, जिनके पास न तो कोई प्रवक्ता का पद है और न कुछ है। निखिल मंडल भी बहुत तेजी से आए और दोनों ने हमला का दौर शुरू कर दिया। अजय आलोक ने कहा कि कांग्रेस की नहीं और तेजस्वी को भी नहीं पता कि कैसे ये गठजोड़ हुआ और कौन किसके पास आया था। इसके लिए उन्होंने एक निजी चैनल एनडीटीवी का एक क्लिप जारी किया और क्लिप जारी करते हुए उन्होंने सीधे तौर पे बताया, जब एनडीटीवी के बात करते हुए लालू प्रसाद ने साफ तौर पे कहा था कि बिहार और देश की बदलती परिस्थिति को देखते हुए मैंने नीतीश कुमार को फोन किया था और बताया था कि अब ये क्या हो रहा है, यही स्थिति है जिसमें हम लोगों को साथ होना चाहिए। इन सब बातों को कोट करते हुए, एनडीटीवी के इस क्लिप को कोट करते हुए अजय आलोक ने सीधे तौर पे कहा कि बेहया कहूँ या बेशर्म, तुझको क्या कहूँ, लेकिन जिस पुत्र को अपने पिता के राजनीतिक सोच का अंदाजा न हो तो वो पुत्र विरासत की राजनीति कैसे करेगा। ये प्रश्न खड़े होते हैं और प्रश्न खड़ा करते हुए लगातार इसको ट्वीट करते हुए अजय आलोक ने सीधे तौर पे हमला शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, निखिल आनंद ने भी जमकर तेजस्वी यादव पर हमला किया और निखिल आनंद ने कहा एक भोंपू है जो थोथा चना बाजे घना का पर्याय है, यानी कि ज्ञान में कम और नौटंकी खूब ज्यादा। दूसरा भोंपू है जो बिना पेंदी का लोटा है, यानी कि एक ही तीर से उन्होंने डबल शिकार कर दिया और दोनों भाई पर हमला कर दिया। इससे पहले आपको बता दें कि दोनों जम करके ऐसा लग रहा है कि प्लान्ड वे में दोनों बारी बारी से दो तरफा हमला कर रहे हैं। एक तरफ जहां निखिल आनंद ने कहा कि गुड गवर्नेंस का मतलब प्रशासनिक तंत्र और व्यवस्था का सुचारू संचालन है, जो नीतीश कुमार जी बाखूबी कर रहे हैं। मिस गवर्नेंस के पुरोधाओं को गुड गवर्नेंस का मॉडल समझ में नहीं आ सकता है, पब्लिक सब जानती है। इसको कोट करते हुए अजय आलोक ने लिखा कि भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है परिवार को गवर्नेंस का ज्ञान देना। आप अपना काम कीजिए, इनका काम जनता कर देगी। ये लोग लो ग्रेड कोरोना है, इनको बाद में देखेंगे। आप समझ सकते हैं कि बातें कहाँ जा रही हैं। इतना ही नहीं, जदयू के और भी कई नेता हैं जिनका सीधा हमला और सीधा प्रहार तेजस्वी यादव और लालू परिवार है। बहुत समय तक लालू परिवार के साथ सत्ता में भागीदारी तक करने वाले कांग्रेस के पुराने नेता और वर्तमान में नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी लगातार हमले कर रहे हैं। पुरानी बातों को लेकर के अशोक चौधरी भी निश्चित रूप से एक रास्ता पकड़ चुके हैं जिसमें लालू प्रसाद तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। उनके शासन को कोट करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से उनके शासन की कमियां रही हैं, जिसका खामियाजा बिहार की जनता को भोगना पड़ा और नीतीश कुमार उसे ठीक करने में लगे हैं। वहीं अगर बात की जाए नीरज कुमार की, जो ये दूसरे मंत्री हैं नीतीश सरकार में, वो तो लगातार खुलासे पे खुलासे करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किस तरह से
लालू परिवार और लालू अपने घर और अपने परिवार के लिए संपत्ति अर्जित कर रहे थे जब वो सत्ता में बैठे हुए थे। इस पर उन्होंने कई खुलासे किए, प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, कई सबूत भी उन्होंने दिखाए मीडिया के सामने। और अब वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जिसे केस करना है करे, मैं तो अपने किए गए खुलासे और अपने स्टैंड पर पूरी तरह से कायम हूँ। अब ये राजनीति किस दिशा में जा रही है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इन सब के बीच जिस तरह की बातें बिहार की राजनीति में चल रही है, क्या उससे बिहार बदलेगा? बिहार को बदलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर भी फोकस किया जाना जरूरी है। नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार के पास वो चार्ट तैयार है। वी हैव अ रोड मैप टू प्रोवाइड जॉब टू माइग्रेंट्स। सीधे तौर पे ये बातें नीरज कुमार ने कही और नीरज कुमार ने अपने साक्षात्कार के दौरान पूरी प्लानिंग भी बताने का प्रयास किया है। यानी कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से माइग्रेंट लोगों को रोजगार देने का प्लान बना लिया है। और इसके साथ ही अब मुख्य जो मुद्दा है, चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, वो है बिहार में कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए। हालांकि इस बीच में कई तरह की वर्जनाएं टूटी, आपसी और व्यक्तिगत हमले होने शुरू हो गए हैं। देखने वाली बात होगी कि बिहार में जो ये नया अध्याय शुरू हो गया है वो अध्याय कहाँ तक जाता है और इसके स्तर में कितनी गिरावट आती है। हालांकि एक बात तो जरूर है कि जिस तरह से आज से 2 साल 3 साल पहले तक आरजेडी हमले किया करती थी और सारे मर्यादाओं को ध्वस्त कर देती थी, उस रोल में कहीं ना कहीं अब जदयू नजर आने लगी है और आरजेडी बहुत संयम और बर्दाश्त करने की तरह अपने आप को दिखा रही है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव और उनकी नई टीम जिसे लीड कर रहे हैं जगतानंद सिंह, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव होने का, अनुशासित होने का ये परिणाम हो। पर इतना जरूर है कि जो बातें आरजेडी की तरफ से आ रही हैं बहुत ही संतुलित हैं। हो सकता है कि शब्द और मर्यादाओं को तार तार होने का वो समय आ गया है, पर इतना जरूर है कि दोनों ही तरफ से हमले लगातार जारी हैं। इसका फायदा कितना बिहार को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, पर इससे घाटा इतना जरूर है कि मुख्य मुद्दे कहीं ना कहीं गौण होते जा रहे हैं। और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो बिहार का होना है उस चुनाव में मुद्दा रहित चुनाव होगा और जनता के मुद्दे फिर एक बार धाराशायी हो जाएंगे। क्या ये प्लानिंग है या फिर सत्ता पक्ष ये चाहता है कि मुख्य मुद्दे जो 15 साल के हैं, जिस तरह से लोग परेशान हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, लोग पलायन करके बिहार से बाहर गए, लोगों को जो कोरोना काल में कष्ट हुआ, अस्पतालों की स्थिति, शिक्षा को लेकर के जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल के नेता घेर रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो शिक्षा को लेकर के या फिर दलितों पर अत्याचार को लेकर के जिस तरह से जीतन राम मांझी बोल रहे थे, मुकेश सहनी ने जिस तरह से आरक्षण के मुद्दों को उठाया था, जिस तरह से मदन मोहन झा लगातार बिहार सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं, विपक्ष पूरी तरह से हावी है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी लगातार अपनी बातें रख रहे हैं और सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। आशुतोष कुमार की बात करें तो वो भी सरकार के अलग अलग पहलुओं पर प्रहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में जो चुनावी रणनीति है और जो 2 मुख्य उम्मीदवार अब तक नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के, वो आपस में नूरा कुश्ती करके क्या बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और मुख्य मुद्दे से बिहार की जनता को अलग करना चाहते हैं? आप विवेक है आपके पास और लगातार हम आपको जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उसका ध्यान दिला रहे हैं। इन सब के बीच आप जिस तरह से अपने अंदर सोच रखते हैं, उस सोच के हिसाब से बिहार बदलने की तरफ अग्रसर हों और आने वाले चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी और मजबूत सरकार के तरफ बढ़ें, जिससे ये हो कि बिहार बदले, बिहार में रोजगार पैदा हो, शिक्षा के अवसर बेहतर हों, लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, सुरक्षा हो और महिलाएं पूरी तरह से ये कह सकें कि हाँ हम सुरक्षित हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में आज हम यही विराम देते हैं। बाकी खबरों के लिए आप भारत लाइव पर बने रह सकते हैं।
हमारी नज़र पूरी तरह से बिहार में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर हैं, खास करके जिस घटना ने पिछले 12-14 घंटों में आपको आंदोलित किया है, वो घटना निश्चित रूप से दुखद है। हम श्रद्धांजलि देते हैं सुशांत सिंह राजपूत को और साथ ही एक बात जरूर कहते हैं युवाओं से कि आप अगर परेशान हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो आप लोगों से बात कीजिए। कहीं भी और किसी भी स्थिति में आत्महत्या कारण नहीं हो सकती है आपको इस दुनिया को छोड़ने का। आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जवाबदेही है और आपका कुछ कर्तव्य भी है अपने राज्य, अपने समाज, अपने देश के लिए। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।